हमारा सौर मंडल में पृथ्वी वाला चैप्टर एकदम पक्का कर लेते हैं। बिल्कुल डरना नहीं, मैं और मेरे साथी एक्सपर्ट हम एक एक लाइन को इतनी आसान भाषा में समझाएंगे कि सब कुछ यहीं का यहीं याद हो जाएगा। बस दोस्त की तरह सुनते जाना। शुरू करें? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली लाइन है, रात के समय आकाश में हमें कई चमकते हुए पिंड दिखाई देते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। रात में जब हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो जो कुछ भी चमकता हुआ दिखता है, जैसे तारे, चांद। हाँ, तारे, चांद या कोई भी और चीज, उसे हम खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। पिंड का मतलब बस कोई चीज समझ लो। अच्छा, तो आसमान की हर चीज खगोलीय पिंड है। ठीक है। अगली लाइन है, खगोलीय पिंडों के प्रकार, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं। तो ये सब बस उदाहरण है। ये सब आसमान में दिखने वाली अलग अलग तरह की चीजें हैं। हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं तारे। तारे बहुत बड़े और बहुत गर्म गैसों के गोले होते हैं। ये अपना प्रकाश और ऊष्मा स्वयं देते हैं। बिल्कुल, तारे असल में गैस के बहुत बड़े जलते हुए गोले हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इनकी अपनी लाइट और अपनी गर्मी होती है। मतलब ये किसी से उधार नहीं लेते? किसी से नहीं, उनकी अपनी ऊर्जा होती है। और रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये तो खैर हम सब ने देखा ही है। हाँ, वो टिम-टिम करते हैं। अच्छा, अगली लाइन बहुत दिलचस्प है। आकाश में दिखने वाले तारे सूर्य जैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आसमान में जो बाकी तारे हमें दिखते हैं ना, वो भी हमारे सूरज जितने ही बड़े या शायद उससे भी बड़े हो सकते हैं। सच में? हाँ, वो हमें इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत ही ज्यादा दूर हैं। अच्छा, जैसे कोई हवाई जहाज जब बहुत दूर चला जाता है तो एक बिंदी जैसा दिखता है। बिल्कुल, वही बात है। दूरी की वजह से वो छोटे दिखते हैं, असल में वो बहुत विशाल हैं। वाह, अगली लाइन तो मुझे लगता है परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। सूर्य एक तारा है, यह पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। हाँ, इस पे तो निशान लगा लो। ये याद रखना है कि हमारा सूरज भी एक तारा ही है, और क्योंकि वो बाकी सब तारों से हमारे सबसे पास है, इसीलिए उसकी गर्मी और रोशनी हमें इतनी ज्यादा महसूस होती है। समझ गए। अब आते हैं ग्रहों पर। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। यहीं पर तारों और ग्रहों में सबसे बड़ा अंतर आ जाता है। ग्रहों की, मतलब प्लैनेट्स की, अपनी कोई लाइट नहीं होती। तो वो चमकते कैसे हैं? वो तो बस सूरज, जो कि एक तारा है, उसकी रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो चमकने लगते हैं। अच्छा, चांद की तरह? बिल्कुल चांद की तरह। अगली लाइन भी इसी से जुड़ी है। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते हैं। इस पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। मतलब सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ एक फिक्स रास्ते पे चक्कर लगाते हैं, जैसे कोई रेस ट्रैक होता है ना। हाँ, बस उसी तरह। और इसी फिक्स रास्ते को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। वैसे ये प्लैनेट शब्द आया कहाँ से? इसका बड़ा मजेदार इतिहास है। ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से बना है। प्लैनेटाई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भटकने वाले। भटकने वाले? क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में लोग जब आसमान देखते थे तो उन्हें तारे अपनी जगह पर फिक्स लगते थे। पर ये कुछ पिंड थे जो अपनी जगह बदलते रहते थे, जैसे आसमान में भटक रहे हों। अच्छा, इसलिए उनका नाम ही भटकने वाले पड़ गया। हाँ, और उसी से प्लैनेट शब्द बना। बहुत दिलचस्प है। अब बात करते हैं सौर मंडल की। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सौर मंडल को आप सूरज का परिवार समझ सकती हैं। सूरज का परिवार? हाँ। इसका मुखिया है सूर्य। और बाकी सब सदस्य हैं 8 ग्रह, उनके चांद यानी उपग्रह और भी दूसरे छोटे मोटे पिंड। ये सब मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मतलब पूरा कुनबा। और इस परिवार के सदस्यों की लिस्ट है: सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। बिल्कुल। अब सबसे मुश्किल काम, ग्रहों का क्रम याद रखना। हाँ, ये तो हमेशा भूल जाता है। क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है। क्या? एक इंग्लिश की लाइन याद रखनी है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अच्छा, हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। बिल्कुल। लाइन से M से मर्करी, V से वीनस, E से अर्थ और इसी तरह आगे।
परीक्षा में ये ट्रिक बहुत काम आती है। ये तो कमाल की ट्रिक है, अब कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, ग्रहों को 2 ग्रुप में भी तो बांटते हैं ना, है ना? आंतरिक और बाहरी ग्रह है और चट्टानों से बने हैं। सही। ये ठोस हैं हमारी पृथ्वी की तरह, इन पर आप खड़े हो सकते हो। और बाहरी ग्रह? वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूरज से बहुत दूर हैं, साइज में बहुत बहुत बड़े हैं और ज्यादातर गैस और तरल चीजों से बने। मतलब उन पर हम खड़े नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गैस के विशाल गोले हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने घर पर, पृथ्वी। सूर्य से तीसरा ग्रह, जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह। हाँ, हमारी प्यारी पृथ्वी सूरज से गिनती करें तो तीसरे नंबर पर आती है। और अब तक हमें जितने भी ग्रहों के बारे में पता है, उनमें से सिर्फ यहीं पर जीवन है। और इसका आकार कैसा है? ये पूरी तरह गोल तो नहीं है। यहाँ लिखा है पृथ्वी का आकार जियोइड होता है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। जियोइड का मतलब ही होता है पृथ्वी के जैसा आकार। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह गोल नहीं है, जैसे एक संतरा होता है ना, ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ। हाँ, चपटा सा। बस, पृथ्वी भी ध्रुवों पर यानी ऊपर और नीचे थोड़ी सी चपटी है। ये बहुत जरूरी सवाल है, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। 1, यहाँ का तापमान न बहुत ज्यादा गर्म है न बहुत ठंडा। ठीक है। 2, यहाँ पीने के लिए पानी है। 3, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली हवा है। और ये सब इसलिए है क्योंकि चौथा कारण, पृथ्वी सूरज से एकदम सही दूरी पर है। मतलब न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, एकदम परफेक्ट दूरी पर। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब करीब 71% पानी से ढका है। इतना सादा? हाँ, और जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के साथी की, चंद्रमा की। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर, 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा। चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता कुदरती सैटेलाइट यानी उपग्रह है, और ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में करीब 27 दिन लगाता है। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि हमें चांद का हमेशा एक ही हिस्सा क्यों दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद को अपनी जगह पर घूमने में, मतलब अपनी धुरी पर घूमने में, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में, हाँ, दोनों में ही लगभग एक बराबर समय लगता है, करीब 27 दिन। अच्छा, दोनों काम एक साथ खत्म होते हैं, इसीलिए हमें हमेशा एक ही साइड दिखती है। बिल्कुल सही। और चांद पर जीवन क्यों नहीं है? सीधी सी बात है, न जल है न वायु है। सही, न पानी न सांस लेने के लिए हवा। अच्छा, ये तो हुआ प्राकृतिक उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह भी तो होते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये वो सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है और रॉकेट से पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा है। और इनका काम क्या है? अरे, आज की दुनिया इन्हीं पर चल रही है। हम जो टीवी देखते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, गूगल मैप्स चलाते हैं, ये सब सैटेलाइट से होता है। सब कुछ। ये हमें मौसम की जानकारी भी देते हैं। भारत के भी कई सैटेलाइट्स हैं, जैसे इनसैट, IRS, इड्यूसैट। समझ गए। अब सौरमंडल में थोड़ा और आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। छोटे चट्टानी पिंड। आप ऐसा समझ सकती हैं कि पत्थर और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच वाली खाली जगह में सूरज का चक्कर काट रहे हैं। और ये वहाँ क्यों है? वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद बहुत पहले यहाँ कोई ग्रह था जो किसी वजह से टूट गया। और ये उसी के टुकड़े हैं? हाँ, ये उसी टूटे हुए ग्रह के हिस्से हो सकते हैं। ठीक है। और उल्का पिंड, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। हाँ, वो असल में तारा नहीं होता, वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वो चमकते क्यों हैं? जब वो बहुत तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो हवा की रगड़ से जलने लगते हैं और हमें एक चमकदार लकीर दिखती है। अच्छा, तो वो जलता हुआ पत्थर होता है। ठीक है, अब जरा बड़ा सोचते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल कहाँ है? ये आकाशगंगा क्या चीज है? आकाशगंगा या गैलेक्सी? आप सोचिए, हमारा सूरज बस एक तारा है। हाँ, ऐसे करोड़ों अरबों तारों के एक बहुत बड़े झुंड को आकाशगंगा कहते हैं। करोड़ों अरबों? हाँ, और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका एक खास नाम भी है, मिल्की वे। मिल्की वे, और भारत में इसे आकाशगंगा कहते हैं। सही। तो अगर ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं हों, तो उन सबको मिलाकर क्या बनता है? उन सबको मिलाकर बनता है ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में सब कुछ आ गया। सब कुछ, हर आकाशगंगा, हर तारा, हर ग्रह, सब कुछ मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमें इसका असली आकार पता भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनंत है। वाह, दिमाग ही घूम गया।
परीक्षा नजदीक आ रही है और भूगोल का वो चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर थोड़ा सिरदर्द बना हुआ है ना? हाँ, अक्सर ऐसा होता है। चिंता मत कीजिए, आज हम इसे रटने नहीं वाले बल्कि समझने वाले हैं। हमारे पास आपके नोट्स हैं और हमारा मिशन है कि इन नोट्स में छिपी कहानी को बाहर निकालें। मतलब ये काल्पनिक रेखाएं असल में हमारी दुनिया को कैसे चलाती हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं दोहराएंगे, हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस विशाल घूमती हुई पृथ्वी पर कोई ये कैसे बताए कि वो ठीक ठीक कहाँ है। इसका जवाब अक्षांश और देशांतर के इसी जाल में छिपा है। तो चलिए इस जाल को परत दर परत खोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। नोट्स में पहला पॉइंट है ग्लोब। ग्लोब और पहली लाइन कहती है ग्लोब पृथ्वी का छोटा और वास्तविक मॉडल होता है। हाँ, ये तो आसान लगता है, पर वास्तविक मॉडल का असल मतलब क्या है? मतलब नक्शे से ये अलग कैसे है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, नक्शा यानी मैप चपटा होता है, जो एक गोले को कागज पर दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा। और इस कोशिश में महाद्वीपों के आकार और दूरी वो सब बिगड़ जाते हैं। लेकिन ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा 3D रूप है। यह बिल्कुल सटीक दिखाता है कि कौन सा देश कितना बड़ा है, महासागर कैसे जुड़े हुए हैं। हाँ, मतलब जैसा अंतरिक्ष से दिखता है लगभग वैसा ही। एकदम। तो ग्लोब झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो अगली लाइन है ये हमें पृथ्वी की आकृति, महाद्वीप, महासागर और देशों की स्थिति समझने में मदद करता है। मतलब अगर दुनिया को सही में समझना है तो ग्लोब से ही शुरू करना होगा। बिल्कुल। और इसीलिए ग्लोब गोल होता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये पृथ्वी की सच्ची नकल है। सही। लेकिन यहीं पर एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है, जैसा कि नोट्स में बताया गया है। हाँ, ये वाला पॉइंट। लेकिन ग्लोब को हर जगह ले जाना कठिन होता है, इसलिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। हाँ, अब स्कूल बैग में ग्लोब तो नहीं ले जा सकते, है ना? ठीक है, तो हमारे पास ये घूमता हुआ मॉडल है। अब आते हैं इसके घूमने पर। अगला पॉइंट है पृथ्वी की धुरी, एक्सिस। नोट्स कहते हैं पृथ्वी एक काल्पनिक धुरी पर घूमती है। ये काल्पनिक शब्द मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। अगर ये असल में है ही नहीं तो पृथ्वी इस पर घूम कैसे रही है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, अंतरिक्ष में कोई लोहे की रॉड तो है नहीं जिसके आर पार पृथ्वी टिकी हो। हाँ, वो तो है। तो काल्पनिक धुरी का मतलब है कि हमने पृथ्वी के घूमने के पैटर्न को समझने के लिए एक सीधी रेखा की कल्पना कर लिया है। ये वो अनदेखी लाइन है जो, जैसा नोट्स में लिखा है, पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है। सही। यह पृथ्वी का जैसे कोई लट्टू घूमता है ना, तो उसके घूमने का केंद्र है। अच्छा, समझ गई। और इसी काल्पनिक धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इसका नतीजा हम सब हर रोज देखते हैं। हाँ, नोट्स का सबसे अहम पॉइंट, इसी घूर्णन से दिन और रात होते हैं। बिल्कुल, ये कोई किताबी तथ्य नहीं है। ये हमारी जिंदगी का सबसे बुनियादी चक्र है। जब पृथ्वी घूमती है तो उसका जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहां दिन हो जाता है, और जो पीछे चला जाता है वहां रात। हाँ, जो हिस्सा घूमकर पृथ्वी की छाया में चला जाता है वहां रात हो जाती है। ये 24 घंटे का डांस लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हम एक घूमती हुई गेंद पर हैं। अब उस पहेली पर वापस आते हैं। इस गेंद पर अपना पता कैसे बताएं? कोई शुरुआती निशान तो चाहिए होगा ना? है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर भूमध्य रेखा, इक्वेटर काम आती है। ओके। किसी भी नक्शे पर कुछ भी खोजने के लिए एक 0 पॉइंट चाहिए। भूमध्य रेखा वही है जैसा नोट्स में लिखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। हाँ, भूमध्य का मतलब ही है भूमि के मध्य। ये पृथ्वी पर खींचा जा सकने वाला सबसे बड़ा गोला है जो उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। हाँ, नोट्स में भी लिखा है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा। एकदम। तो हम या तो उत्तरी आधे में हैं या दक्षिणी आधे में हैं। इससे हमारा पता थोड़ा तो कम हुआ। और यहीं से गिनती शुरू होती है। भूमध्य रेखा की माप 0 डिग्री अक्षांश होती है। यह हमारी बेसलाइन है। अब हम बता सकते हैं कि हम इस बेसलाइन से कितना ऊपर, मतलब उत्तर में, या कितना नीचे, यानी दक्षिण में है। और यहीं से अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स की कहानी शुरू होती हैं। नोट्स कहते हैं
भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर मतलब रेल की पटरियों की तरह, जो कभी मिलती नहीं। सही। ये सभी रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में होती हैं और भूमध्य रेखा के पैरेलल पूरे ग्लोब पर गोल घेरे बनाती हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा घेरा है। अच्छा। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ये घेरे छोटे होते जाते हैं, जब तक कि ध्रुव पर ये सिर्फ एक बिंदु न रह जाए। तो इनका मुख्य काम क्या है? इनसे किसी स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति ज्ञात होती है। मतलब अगर मैं कहूं कि दिल्ली लगभग 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 28 डिग्री की कोणीय दूरी पर है। एकदम से ठीक। बिल्कुल। और कुछ अक्षांश रेखाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें खास नाम दिए गए हैं। नोट्स में दी गई सूची बहुत जरूरी है। हाँ, ये 5 रेखाएं: भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ। ये सिर्फ याद करने के लिए नंबर है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? ये 23.5 और 66.5 जैसे अजीब नंबर ही क्यों? बेहतरीन सवाल। ये नंबर बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुके होने का नतीजा है। अच्छा। कर्क और मकर रेखाएं वो सीमाएं हैं जहां तक सूरज कभी न कभी सिर पर सीधा चमकता है। और आर्कटिक एंटार्कटिक वृत्त? वो सीमाएं हैं जहां गर्मियों में 24 घंटे दिन और सर्दियों में 24 घंटे रात होती है। वाह! तो ये रेखाएं असल में पृथ्वी पर सूरज की रोशनी के खेल को दिखाती हैं। और मुझे लगता है इसी से अगला टॉपिक जुड़ा है। बिल्कुल, उष्माकटिबंध, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हाँ। इन्हीं प्रमुख अक्षांश रेखाओं ने पृथ्वी को 3 बड़े मौसम वाले क्षेत्रों में बांट दिया है। पहला है उष्णकटिबंध, टॉरिड जोन, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। हाँ। ये पृथ्वी का इंजन रूम है। यहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है। दुनिया के सारे वर्षावन, रेगिस्तान सब इसी बेल्ट में हैं। तो ये हो गया सबसे गर्म इलाका। इसके बाद आता है समशीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। जी। समशीतोष्ण मतलब? समान ठंडा और गर्म। बिल्कुल। ये कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक फैला है। ये वो गोल्डीलॉक्स जोन है जहां न बहुत अधिक गर्म न बहुत ठंडा होता है। सही। यहाँ सूरज की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिससे मौसम सुहाना रहता है और हमें वसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी ये 4 मौसम देखने को मिलते हैं। और ज्यादातर आबादी भी इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। एकदम। और आखिर में ध्रुवों के पास हैं 3 शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन। ये आर्कटिक वृत्त से उत्तर ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक हैं। नाम से ही जाहिर है, यहाँ सूरज की किरणें लगभग जमीन से सटकर निकल जाती हैं, तो गर्मी मिलती ही नहीं। नतीजा ये होता है कि यहाँ लगभग पूरे साल बर्फ जमी रहती है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं से हमें अपनी उत्तर दक्षिण की लोकेशन और वहाँ के मौसम का अंदाजा हो गया। पर ये तो आधी कहानी हुई। अगर 2 शहर एक ही अक्षांश पर हैं, तो उनमें फर्क कैसे करेंगे? बिल्कुल। और यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स, शुरू होता है। नोट्स के अनुसार उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं। हाँ, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में होती हैं और अक्षांश के विपरीत ये संतरे की फांकों की तरह ध्रुवों पर मिल जाती हैं। इनका काम है किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति ज्ञात करना। सही। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। भूमध्य रेखा तो प्राकृतिक थी, तो 0 डिग्री अक्षांश तय था। पर देशांतर के लिए 0 डिग्री किसे बनाए? कोई प्राकृतिक शुरुआती लाइन तो भी नहीं। तो फिर कैसे तय हुआ? यहीं पर प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन की बात आती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है। ये एक ऐतिहासिक समझौता था। 19वीं सदी में ब्रिटेन एक बड़ी समुद्री ताकत था और उसके जहाज ग्रीनविच की वेधशाला से अपना समय मिलाते थे। अच्छा। तो 1884 में सब देशों ने मिलकर तय किया कि ग्रीनिच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को ही 0 डिग्री माना जाएगा। इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और जैसे भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, वैसे ही ये पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। बिल्कुल।
भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है और देशांतर का एक और बहुत गहरा रिश्ता है समय के साथ। अक्षांश मौसम तय करता है, तो देशांतर समय। अच्छा, अब आया थोड़ा गणित वाला हिस्सा, समय और देशांतर, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। नोट्स में लिखा है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका मतलब हुआ 1 घंटे में इज इक्वल टू 15 डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये कैलकुलेशन दुनिया कैसे चलाती है? ये सिर्फ गणित नहीं है, इसी ने दुनिया को जोड़ा है। देखिए, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसका सीधा मतलब है कि हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का फर्क आ जाता है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो इसीलिए जब यहाँ शाम होती है तो अमेरिका में सुबह? बिल्कुल। ग्रीनविच जो 0 डिग्री है, उससे आप जितना पूर्व में जाएंगे समय उतना आगे होगा, और जितना पश्चिम में जाएंगे समय उतना पीछे। इसी पे दुनिया के टाइम जोन बने। और इसी से जुड़ा है भारतीय मानक समय IST। भारत तो पूरब से पश्चिम काफी चौड़ा है, तो फिर पूरे देश में एक ही समय कैसे होता है? इसकी जरूरत तब पड़ी जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइनें बिछाईं। सोचिए, कलकत्ता का समय बंबई के समय से लगभग 1 घंटा आगे था। ट्रेनों का टाइम टेबल बनाने में कितनी गड़बड़ होती होगी। हाँ, बहुत उलझन होती होगी। तो इस उलझन को खत्म करने के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड समय की जरूरत पड़ी। और वो मानक समय तय हुआ 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से। नोट्स में लिखा है कि ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। यही लाइन क्यों चुनी? क्योंकि ये देशांतर रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। इस रेखा पर जब दोपहर के 12 बजते हैं तो उसे ही पूरे भारत का मानक समय मान लिया जाता है, चाहे आप गुजरात में हो या अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलें। एकदम। तो अब हमने दोनों पहेलियां सुलझा ली। तो जाहिर है इनका महत्व बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि किसी भी स्थान की सटीक स्थिति पता करने में, समय ज्ञात करने में, मानचित्र पढ़ने में और हवाई और समुद्री यात्रा में। ये दोनों रेखाएं मिलकर एक ग्रिड या जाल बनाती हैं। इस ग्रिड पर किसी भी जगह का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। GPS की तरह। बिल्कुल। आपका फोन का GPS, हवाई जहाज का पायलट, समुद्री जहाज का कप्तान, सब इसी अदृश्य ग्रिड का इस्तेमाल करके अपना रास्ता ढूंढते हैं। इसके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। और आखिर में नोट्स में कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जैसे भूमध्य रेखा क्या है या अक्षांश और देशांतर में अंतर। मुझे लगता है अब हम उनके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। बिल्कुल। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांश लेटी हुई समानांतर रेखाएं हैं जो उत्तर दक्षिण स्थिति और मौसम बताती हैं, जबकि देशांतर खड़ी रेखाएं हैं जो ध्रुवों पर मिलती हैं और पूर्व पश्चिम स्थिति और समय बताती हैं। ये मूल अंतर हैं। शानदार। मुझे लगता है कि अब ये चैप्टर सिर्फ कुछ लाइनें नहीं बल्कि एक पूरी कहानी लग रहा है। चलिए, भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की गतियां। हाँ, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है। बिल्कुल, लेकिन मेरा वादा है डरने की कोई बात नहीं है। आज हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई दोस्त समझाता है। एकदम। हम नोट्स की हर एक लाइन को पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और अंत में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, ताकि परीक्षा के लिए सब कुछ पक्का हो जाए। तो अध्याय 3, पृथ्वी की गतियां। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि ये लगातार गति करती रहती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक लट्टू होता है जो हमेशा घूमता रहता है। हाँ बिल्कुल, हमारी पृथ्वी भी उस लट्टू की तरह कभी रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती है। और नोट्स कहते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां होती हैं। हाँ, घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। ये 2 शब्द, घूर्णन और परिक्रमण, इन्हें अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल। तो चलिए पहली गति को मतलब घूर्णन को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो घूर्णन या रोटेशन, नोट्स में लिखा है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। धुरी का मतलब एक काल्पनिक सीधी रेखा है। अच्छा, मतलब कोई असली रॉड नहीं है? नहीं, बस एक कल्पना की हुई लाइन जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। जैसे साइकिल का पहिया अपनी धुरी पर घूमता है, ऐसे। एकदम सही उदाहरण। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये दिशा बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसीलिए हमें सूरज पूर्व से उगता हुआ और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। वाह! तो इस एक घूर्णन को पूरा करने में कितना समय लगता है?
ठीक 24 घंटे। और यही हमारा एक दिन होता है। हाँ, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर ही हमारा एक दिन है। तो घूर्णन के प्रभाव क्या हैं? मतलब इस घूमने से होता क्या क्या है? सबसे पहली और जरूरी चीज दिन और रात होते हैं। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता दिखाई देता है। और तीसरा, इसी से समय का निर्धारण संभव होता है। मतलब घंटे, मिनट सब इसी पर टिके हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि दिन और रात होते कैसे हैं। तो देखिए, पृथ्वी का केवल आधा भाग ही एक समय में सूर्य के सामने होता है। इसको किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, सोचिए आपके पास एक गेंद है और एक टॉर्च है। टॉर्च हमारा सूरज है। ठीक है। जब आप गेंद पर टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो गेंद का जो हिस्सा रोशनी में होगा वहां क्या होगा? वहां दिन होगा। और जो हिस्सा पीछे अंधेरे में है वहां रात होगी। बिल्कुल। सूर्य के सामने वाला भाग दिन अनुभव करता है और पीछे वाला भाग रात। और क्योंकि पृथ्वी घूम रही है इसलिए दिन और रात बारी बारी से होते रहते हैं। ये तो एकदम साफ हो गया। तो ये थी पृथ्वी की पहली गति। अब दूसरी गति की बात करते हैं, परिक्रमण। हाँ, रेवोल्यूशन। ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। मतलब सालाना चक्कर। नोट्स में लिखा है, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सवा दिन में 365 और 1/4 दिन। यही हमारा एक साल होता है। बिल्कुल। और ये जो सवा दिन है ना, इसका क्या होता है, ये हम आगे लीप वर्ष में समझेंगे। ठीक है। और नोट्स कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल। आसान शब्दों में पृथ्वी सूरज का चक्कर एकदम गोल रास्ते पर नहीं, बल्कि एक अंडाकार रास्ते पर लगाती है। अच्छा। अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन। मतलब ये मौसम कैसे बदलते हैं? ऋतुओं का परिवर्तन 2 कारणों से होता है। ये बहुत जरूरी है। पहला तो पृथ्वी का परिक्रमण हुआ, सूरज के चारों ओर घूमना। हाँ, और दूसरा और सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी की धुरी का झुकाव। वो कितना है? 23.5 डिग्री। ये दोनों मिलकर मौसम बदलते हैं, सिर्फ परिक्रमण से नहीं। तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव मतलब पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती? नहीं, वो थोड़ी तिरछी, मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है। और इसी झुकाव के कारण सूर्य की किरणें अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल। जब पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सीधी धूप पड़ती है और गर्मी होती है। और जब वही हिस्सा सूरज से दूर झुका होता है तो वहां तिरछी धूप पड़ती है और सर्दी होती है। कमाल है। अब आते हैं उन खास तारीखों पर जिन्हें अयानांत और विषुव कहते हैं। पहले ग्रीष्म अयानांत या समर सोल्स्टिस। इसकी तारीख है 21 जून। अब इस दिन क्या होता है? इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्योंकि हमारा उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। हाँ, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ सर्दी होती है। उनके लिए वो साल का सबसे छोटा दिन होता है। अब बात करते हैं शीत अयनांत की, विंटर सॉल्स्टिस। ये ग्रीष्म अयनांत का ठीक उल्टा है। इसकी तारीख है 22 दिसंबर। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, है ना? एकदम सही, क्योंकि अब हमारा उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है और यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होती है। ठीक है। अब विषुव यानी इक्विनॉक्स। विषुव का मतलब ही है बराबर। मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव कहते हैं। हाँ, साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है ना ही उससे दूर। और इन दिनों पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। बिल्कुल। पहला है वसंत विषुव 21 मार्च को और दूसरा है शरद विषुव 23 सितंबर को। दोनों दिन और रात बराबर। सही। चलिए अब उस चौथे दिन की कहानी पूरी करते हैं, लीप वर्ष। हाँ, तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा में 365.4 दिन लगते हैं। और हम अपनी सुविधा के लिए सिर्फ 365 दिन गिनते हैं। हाँ, तो वो जो 4.25 दिन है उसे हम 4 साल तक इकट्ठा करते हैं। तो क्वार्टर प्लस क्वार्टर प्लस क्वार्टर प्लस क्वार्टर, ये मिलकर एक पूरा दिन बन जाता है। बिल्कुल। हर 4 वर्ष में ये 4.25 दिन जोड़कर एक पूरा दिन बनता है। और इस बढ़े हुए दिन को हम चौथे साल में जोड़ देते हैं और उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। और इसीलिए उस साल फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। एकदम सही। तो अब अगर पूरे अध्याय का सार निकालें
तो पृथ्वी की गतियों का महत्व क्या है? सबसे पहला, इन्हीं से दिन और रात संभव होते हैं। ऋतुओं का परिवर्तन होता है समय और कैलेंडर का निर्माण होता है। और सबसे जरूरी, जीवन चक्र संतुलित रहता है। बिल्कुल, हमारे दिन, रात, साल, मौसम, फसलें, सब कुछ इसी पर निर्भर है। तो देखा, कितना आसान था ये चैप्टर। अब तो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, अब परीक्षा के लिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्विक रिवीजन, तैयार? तैयार। पहला, घूर्णन यानी रोटेशन। अपनी धुरी पर घूमना। समय 24 घंटे। दिशा पश्चिम से पूर्व। और इसका प्रभाव दिन और रात। बहुत बढ़िया। दूसरा, परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। सूर्य के चारों ओर घूमना। समय लगता है 365 एन क्वार्टर दिन। और इसका प्रभाव साल और ऋतुओं का बदलना। ऋतुओं का असली कारण क्या है? 2 चीजें, पृथ्वी का परिक्रमण और साथ में 23N14 डिग्री का धुरीय झुकाव। ये झुकाव सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अब ग्रीष्म अयानांत या समर सॉल्स्टिस। 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। शीत अयानांत, विंटर सॉल्स्टिस। 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। और विषुव, इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। शानदार। और आखिर में लीप वर्ष। से पहले बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। हमने 23.5 डिग्री के झुकाव के असर की बात की। कभी सोचिएगा, अगर ये झुकाव होता ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा, मान लीजिए 90 डिग्री होता, तो पृथ्वी पर जीवन कैसा होता? तो इसका मतलब आप एक संतरे के छिलके को बिना फाड़े या खींचे एक मेज पर पूरी तरह सपाट नहीं बिछा सकते। नहीं बिछा सकते। पृथ्वी के साथ भी तो ये बुनियादी चुनौती है। हम एक गोल 3D गोले को 2D कागज पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ विकृति, कुछ डिस्टॉर्शन आएगा ही। बिल्कुल। और यहीं से नक्शा बनाने की सारी कला और आप कह सकते हैं विज्ञान शुरू होता है। हर मानचित्र, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, वो एक समझौता है। एक समझौता। हाँ, एक सुंदर झूठ है। उसे किसी एक चीज में सटीक होने के लिए दूसरी चीजों से समझौता करना पड़ता है। मतलब या तो वो आकार सही दिखाएगा, या दूरी, या फिर दिशा। सब कुछ एक साथ परफेक्ट दिखाना गणितीय रूप से असंभव है। इसी से जुड़ा है मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में स्रोतों में काफी गहराई से बात की गई है। हम सबने स्कूलों में दुनिया का नक्शा देखा है, जिसमें ग्रीनलैंड अफ्रीका से बड़ा या उसके बराबर दिखता है। हाँ, बिल्कुल देखा है। जबकि असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। ये मर्केटो प्रोजेक्शन का कमाल है ना? एकदम सही। 16वीं सदी में जब जेरार्डस मर्केटर ने ये प्रोजेक्शन बनाया था, तो उनका मकसद था समुद्री नाविकों की मदद करना। अच्छा। इस नक्शे की खासियत यह है कि इसमें दिशाएं बिल्कुल सीधी और सटीक होती हैं। अगर आपको लिस्बन से न्यूयॉर्क जाना है, तो बस एक सीधी लाइन खींचिए और उसी दिशा में अपनी नाव चलाइए। लेकिन इस सटीकता की कीमत चुकानी पड़ती है आकार से। एग्जैक्टली। और वो कीमत ध्रुवों के पास के देश चुकाते हैं, जो अपने असल आकार से कहीं ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। हाँ। जैसे ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस और यूरोप। जबकि भूमध्य रेखा के पास के देश जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका वो सिकुड़े हुए दिखते हैं। हाँ, और इसका एक अनपेक्षित मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ा। आप सोचिए, कई दशकों तक स्कूलों में यही नक्शा इस्तेमाल होता रहा। हाँ, सही बात है। तो इससे लोगों के मन में दुनिया की एक ऐसी तस्वीर बनी जिसमें यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका ज्यादा बड़े और मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण दिखते हैं। ये दिखाता है कि एक नक्शा सिर्फ भूगोल नहीं दिखाता, वो दुनिया के बारे में हमारी धारणा को भी आकार देता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्शे जितने तटस्थ दिखते हैं उतने होते नहीं। ये तो बनाने वाले के इरादे पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर मुझे देशों का सही आकार दिखाना हो तो क्या कोई और तरीका है? जरूर है। इसके लिए पीटर्स प्रोजेक्शन जैसे इक्वल एरिया नक्शे हैं। अच्छा। उनमें हर देश अपने सही आकार में दिखता है। अफ्रीका विशाल दिखता है, जैसा कि वो असल में है। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई समस्या तो होगी। हाँ, इसमें भी एक समस्या है। देशों का आकार तो सही होता है, पर उनका शेप, उनकी बनावट बिगड़ जाती है। वो चपटे या खिंचे हुए से दिखते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव हमेशा करना पड़ता है, सही आकार या सही शेप। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जब हम किसी भी तरह का नक्शा देखते हैं, चाहे वो भौतिक हो या राजनीतिक, हमें सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि भाई इसे किस प्रोजेक्शन पर बनाया गया है। सही सवाल है। अब अगर हम नक्शों के प्रकार पर आएं, तो स्रोतों में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: भौतिक, राजनीतिक और विषयक। भौतिक मानचित्र तो सीधा है, वो जमीन की कुदरती बनावट दिखाता है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदी। हाँ, इन्हें उच्चावच या रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। इनका मुख्य काम आपको किसी जगह की भौगोलिक संरचना का एक अंदाजा देना है। जैसे ट्रेकिंग करने वालों के लिए। हाँ, ट्रेकिंग करने वालों, पर्वतारोहियों या सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें रंगों का एक कोड होता है। पानी के लिए नीला,
मैदानों के लिए हरा, और ऊंचाई के लिए भूरा रंग। हाँ, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भूरे रंग के अलग अलग शेड्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम इन प्राकृतिक सीमाओं पर इंसानी सीमाएं बना देते हैं, तब राजनीतिक मानचित्र का जन्म होता है। और यहाँ बात फिर से इरादे और सत्ता की आ जाती है। देखिए, राजनीतिक मानचित्र सिर्फ ये नहीं दिखाते कि एक देश कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है। वो एक राजनीतिक बयान भी होते हैं। राजनीतिक बयान? कैसे? आप किसी क्षेत्र का क्या नाम लिखते हैं, किसी सीमा को ठोस लाइन से दिखाते हैं या डॉटेड लाइन से, ये सब आपकी राजनीतिक विचारधारा और आपके दावों को दर्शाता है। अच्छा। एक ही जगह को दो देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग नामों से या अपनी सीमा के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा का एक शक्तिशाली औजार भी हो सकता है। निश्चित रूप से। नक्शे युद्धों को सही ठहराने और साम्राज्यों का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नक्शे पर खींची एक लाइन जमीन पर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो राजनीतिक मानचित्र को पढ़ते समय हमेशा एक आलोचक की नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। तीसरा प्रकार विषयगत मानचित्र, यानी कि थीमेटिक मैप, मुझे सबसे आकर्षक लगा। हाँ, ये किसी एक खास कहानी को बताने के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल। ये एक जासूस की तरह काम करता है। ये किसी एक डेटा सेट को लेता है, जैसे जनसंख्या घनत्व, वर्षा, अपराध दर या किसी खास बीमारी का फैलाव, और उसे एक भौगोलिक संदर्भ में दिखाता है। तो इससे पैटर्न नजर आते हैं। हाँ, इससे पैटर्न उभर कर सामने आते हैं जो शायद सिर्फ नंबरों को देखकर कभी पता न चलते। स्रोतों में इसका एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है, 1854 में लंदन में जॉन स्नो का हैजा का नक्शा। हाँ, वो विषयगत मानचित्र की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है। उस समय सब मानते थे कि हैजा खराब हवा से फैलता है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर जॉन स्नो को इस पर शक था। उन्होंने लंदन के सोहो इलाके में हैजे के हर मामले को एक नक्शे पर एक बिंदु के रूप में चिन्हित किया, एक एक करके। हाँ, एक एक करके। जब नक्शा पूरा हुआ तो एक भयानक पैटर्न सामने आया। सारे मामले एक खास पंप के आसपास केंद्रित थे। ओह, तो उन्होंने उस पंप के हैंडल को हटवा दिया और महामारी रुक गई। ये पहली बार था जब किसी ने डेटा विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके एक मेडिकल रहस्य को सुलझाया था। एक नक्शे ने हजारों जानें बचाईं। और आज भी हम यही करते हैं। चुनाव के नतीजों को समझने से लेकर कोविड-19 के फैलाव को ट्रैक करने तक हम हर जगह विषयगत मानचित्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने नक्शों के पीछे की राजनीति और कहानी को समझा। लेकिन अगर किसी को वाकई एक नक्शा इस्तेमाल करना हो, उसे पढ़ना हो, तो उसकी एक भाषा होती है। स्रोतों के मुताबिक इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं: पैमाना, दिशा और प्रतीक। चलिए पैमाने यानी स्केल से शुरू करते हैं। पैमाना ही वो जादू है जो पूरी दुनिया को एक कागज के पन्ने पर फिट कर देता है। ये बस एक अनुपात है, नक्शे पर दूरी और जमीन पर वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। बिल्कुल। पैमाने के बिना नक्शा सिर्फ एक बेतरतीब तस्वीर है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, बड़ा पैमाना और छोटा पैमाना। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक छोटे इलाके जैसे एक गांव का नक्शा बड़े पैमाने का नक्शा कहलाता है, जबकि एक बड़े इलाके जैसे पूरे देश का नक्शा छोटे पैमाने का नक्शा होता है। ऐसा क्यों? ये उस अनुपात के गणित की वजह से है। मान लीजिए एक नक्शे का पैमाना है 1 to 5000 और दूसरे का है 1:1 लाख। ठीक है। तो गणित में 1 to 5000 एक बड़ा भिन्न यानी फ्रैक्शन है 1:1 लाख से। इसलिए पहले वाले को बड़ा पैमाना कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए बड़े पैमाने के नक्शे में ज्यादा विवरण होता है। हाँ, आपको गलियां, इमारतें सब दिख सकता है। छोटे पैमाने के नक्शे में कम विवरण होता है। आपको सिर्फ बड़े शहर और मुख्य हाईवे दिखेंगे। तो अगर मुझे किसी शहर के अंदर घूमना है तो मुझे बड़े पैमाने वाला नक्शा चाहिए, और अगर 2 शहरों के बीच गाड़ी चलानी है तो छोटे पैमाने वाला। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं दिशा की। ज्यादातर नक्शों में ऊपर की तरफ उत्तर यानी नॉर्थ होता है। ये एक परंपरा क्यों बन गई? हाँ, कंपास की सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती थी, तो नेविगेशन के लिए उत्तर को एक स्थिर संदर्भ बिंदु मानना सबसे आसान था। लेकिन ये भी एक चुनाव ही है। तकनीकी रूप से नक्शे को किसी भी दिशा में उन्मुख किया जा सकता है ना? बिल्कुल, जब तक कि उस पर स्पष्ट रूप से दिशा का संकेत हो। और अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, प्रतीक। हाँ। अगर नक्शे पर हर चीज का असली चित्र बनाना पड़े तो वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ, खिचड़ी पक जाएगी। इसलिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी नीली लाइन नदी बन जाती है और 2 कटी हुई लाइनें रेलवे ट्रैक। इन प्रतीकों के बारे में एक मजेदार किस्सा स्रोतों में था, पेपर टाउन्स का। हाँ। नक्शा बनाने वाली कंपनियां कॉपीराइट चोरी पकड़ने के लिए अपने नक्शों पर जानबूझकर एक नकली काल्पनिक शहर या गली डाल देती थी। सही है। अगर किसी प्रतियोगी के नक्शे में वही नकली जगह दिखती तो चोर पकड़ा जाता था। हाँ, ये एक तरह का कार्टोग्राफिक वाटरमार्क था। इसे एक कॉपीराइट ट्रैप कहते हैं। ये दिखाता है कि नक्शे का कारोबार कितना प्रतिस्पर्धी और गंभीर था। लेकिन जहां तक मानक प्रतीकों की बात है, कई प्रतीक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं, ताकि अलग अलग देशों के लोग भी एक दूसरे के नक्शे आसानी से समझ सकें।
इन्हें पारंपरिक संकेत कहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता बताने के लिए जल्दी में कागज पर एक चित्र बना दूं, जिसमें कोई पैमाना न हो, बस अंदाजे से गलियां और एक दो दुकानें दिखा दूं, तो उसे तकनीकी रूप से मानचित्र नहीं कहेंगे? नहीं, उसे स्केच कहा जाएगा। वो याददाश्त और अवलोकन पर आधारित एक कच्चा रेखाचित्र है। कच्चा पक्का सा। हाँ, उसका एकमात्र उद्देश्य किसी को एक जगह से दूसरी जगह तक का मोटा मोटा रास्ता बताना है। उसमें सटीकता की कोई अपेक्षा नहीं होती। और घर का जो नक्शा आर्किटेक्ट बनाता है, वो क्या है? उसे प्लान कहते हैं। वो स्केच से कैसे अलग है? प्लान और स्केच में जमीन आसमान का फर्क है। प्लान एक छोटे से क्षेत्र का, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया एक अत्यंत विस्तृत और सटीक चित्र होता है। बहुत ज्यादा डिटेल्ड। हाँ, उसमें हर चीज, दीवारों की मोटाई, दरवाजों का आकार, खिड़की की स्थिति, बिल्कुल सही पैमाने पर होती है। आप एक प्लान को देखकर बता सकते हैं कि एक कमरा ठीक 12 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा है। ये प्रिसिशन एक मानचित्र में नहीं होती। तो संक्षेप में, मानचित्र एक बड़े इलाके का छोटे पैमाने पर चित्र है। प्लान एक छोटे इलाके का बड़े पैमाने पर चित्र है। और स्केच बस एक कच्चा खाका है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये तीनों अलग अलग जरूरतों के लिए बनाए गए 3 अलग अलग औजार हैं। ये सब समझने के बाद ये स्पष्ट है कि नक्शों को पढ़ना और समझना एक कितना जरूरी कौशल है। बहुत जरूरी। ये सिर्फ भूगोल के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि शहर की योजना बनाने वालों से लेकर आपदा प्रबंधन टीमों तक सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक बाढ़ या भूकंप के बाद राहत टीमें इन्हीं नक्शों के सहारे तो प्रभावित इलाकों तक पहुंचती हैं। निश्चित रूप से। ये हमें दुनिया में अपनी जगह को समझने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे भारी मात्रा में जानकारी को एक संक्षिप्त, व्यवस्थित और दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक अच्छा नक्शा एक पूरी किताब के बराबर जानकारी दे सकता है। ये सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। और यहीं पर मेरे मन में आज के दौर से जुड़ा एक सवाल आता है। पूछिए। अब हमारे पास गूगल मैप्स और जीपीएस हैं। हाँ। हमें रास्ता खोजने के लिए खुद पैमाना नापने या दिशा समझने की जरूरत नहीं है। एक नीली बिंदी हमें बताती है कि हम कहाँ हैं, और एक आवाज हमें बताती है कि अगले चौराहे से दाएं मुड़े। तो क्या इस सुविधा की वजह से हम मानचित्र को पढ़ने का वो मूल कौशल धीरे धीरे खो रहे हैं? हाँ। और अगर हाँ, तो क्या इसका हमारे दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ रहा है? जब हम खुद नक्शा देखकर रास्ता खोजते थे, तो हमारे दिमाग में उस जगह का एक मानसिक नक्शा, एक मेंटल मैप बनता था। स्थानिक संबंधों को समझते थे। हाँ, हम उस इलाके के स्थानिक संबंधों को समझते थे। अब शायद हम बस निर्देशों का पालन कर रहे हैं, बिना उस जगह को समझे। हाँ। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम नेविगेट करने में बेहतर हो गए हैं, लेकिन अपने परिवेश को समझने में कमजोर। नमस्कार। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं, पर हम में से कितने लोग सच में जानते हैं कि ये काम कैसे करती है? सही बात है। आज हमारे पास भूगोल के कुछ बुनियादी नोट्स हैं, और हमारा मिशन है इन नोट्स की सतह के नीचे गोता लगाना और उन गहरे कनेक्शंस को खोजना जो जमीन, पानी, हवा और जीवन को एक साथ बुनते हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स में जो शब्द है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सिर्फ परीक्षा के लिए रटने वाले शब्द नहीं है। ये हमारे ग्रह की कहानी के मुख्य किरदार हैं। तो आज हम इन किरदारों को जानेंगे और समझेंगे कि ये मिलकर जीवन का इतना खूबसूरत नाटक कैसे रचते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ही यही है कि पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र हैं क्या? नोट्स कहते हैं पृथ्वी विभिन्न भागों से मिलकर बनी है। इन भागों को पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है। अच्छा। हाँ, जिसके 4 बड़े और जरूरी पुर्जे हैं। एक पुर्जा है वो ठोस जमीन जिस पर हम खड़े हैं। ठीक है। दूसरा है वो सारा पानी जो इस जमीन पर फैला है। तीसरा है हवा का वो विशाल घेरा जो हमें चारों ओर से लपेटे हुए हैं। और चौथा वो हिस्सा है जहां ये तीनों मिलकर जीवन को जन्म देते हैं। तो इन्हीं 4 मुख्य पुर्जों को हम प्रमुख क्षेत्र या मेजर डोमेन्स कहते हैं। एकदम। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात लिखी है, पृथ्वी पर जीवन इन्हीं क्षेत्रों की आपसी क्रिया से संभव है। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है ना? बहुत गहरा। एक्चुअली ये लाइन ही पूरे चैप्टर का सार है। सोचिए, अगर सिर्फ जमीन होती, पानी या हवा नहीं, तो पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बेजान चट्टान होती। बिल्कुल। अगर सिर्फ पानी होता तो एक विशाल समुद्र, और अगर सिर्फ हवा होती तो कुछ भी नहीं। जीवन का चमत्कार तब होता है जब ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। जमीन से पोषक तत्व मिलते हैं, पानी जीवन घोलता है और हवा सांसें देती है। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। मतलब किसी एक के बिना भी ये खेल संभव नहीं है। संभव ही नहीं है।
ठीक है, तो अब इन 4 टीम प्लेयर्स के नाम जानते हैं। नोट्स के मुताबिक ये हैं स्थलमंडल, लिथोस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और जीवमंडल, बायोस्फेयर। हाँ, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और सबसे पहले उस जमीन से शुरू करते हैं जिस पर हम खड़े हैं, स्थलमंडल। हाँ। तो पहला क्षेत्र है स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर। नोट्स कहते हैं पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये तो आसान है। हाँ, पर यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये असल में मानव इतिहास का मंच है। सोचिए, इसी की बनावट ने तय किया कि सभ्यताएं कहाँ पनपेंगी। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये सिर्फ भूगोल नहीं, इतिहास भी है। हाँ, जैसे नोट्स में आगे लिखा है कि इसमें महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान शामिल हैं। तो आप कह रही हैं कि इन सभी ने हमारी कहानी को आकार दिया है। बिल्कुल। नदियों के पास की उपजाऊ जमीन यानी मैदानों ने खेती को जन्म दिया और बड़ी बड़ी सभ्यताएं वहीं बसी। पहाड़ों ने संस्कृतियों को एक दूसरे से अलग थलग रखा, जिससे हर जगह की अपनी अलग पहचान बनी। और जमीन के नीचे छिपे खनिजों ने औद्योगिक क्रांति को हवा दी। हर देश का भूगोल उसकी किस्मत लिखता है, और वो किस्मत स्थलमंडल पर ही लिखी जाती है। इसीलिए शायद अगली लाइन है कि मानव की अधिकांश गतिविधियां स्थलमंडल पर होती हैं। ये बात तो जाहिर है, पर आपके नजरिए से देखो तो ये लाइन और भी वजनदार लगती है। सही पकड़ा आपने। हमारे सारे शहर, हमारी सारी लड़ाइयां, हमारी सारी तरक्की सब इसी मंच पर हुई हैं। बिल्कुल। और नोट्स में जो स्थलमंडल का महत्व बताया गया है, कृषि के लिए भूमि, खनिज संसाधन, मानव बस्तियां, वो इसी कहानी के 3 अध्याय हैं। अच्छा, कैसे? पहले हमने खेती सीखी, फिर हमने जमीन खोदकर संसाधन निकाले, और फिर हमने बड़ी बड़ी बस्तियां बसाईं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, खासकर मानव बस्तियों वाला। जब हम शहरों के फैलाव को देखते हैं तो ये असल में स्थलमंडल पर इंसान के दबदबे की कहानी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या? जैसे जैसे बस्तियां बढ़ रही हैं, हम कृषि भूमि और खनिज संसाधनों को खत्म भी तो कर रहे हैं। यहाँ एक टकराव भी दिखता है। आपने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। यही स्थलमंडल का आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है, संतुलन बनाना। सही बात है। खैर, तो हमने स्थलमंडल की बात की, वो ठोस जमीन जो हमारा आधार है। लेकिन इस जमीन का 71% हिस्सा एक और ताकतवर चीज से ढका हुआ है। पानी। हाँ, पानी। और यहीं से हमारा दूसरा प्रमुख क्षेत्र, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, शुरू होता है। और नोट्स की परिभाषा है, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल को जलमंडल कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है ये भी बताया गया है। महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, हिमनद। हाँ, मतलब पानी चाहे जिस भी रूप में हो, समुद्र का खारा पानी, नदियों का मीठा पानी, झीलों का शांत पानी, या ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ, ये सब मिलकर जलमंडल बनाते हैं। ये पृथ्वी का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जैसा है। क्या बात है! बिल्कुल, ये जीवन को हर कोने तक पहुंचाता है। और यहाँ वो चौंकाने वाला आंकड़ा आता है जो मुझे हमेशा हैरान करता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। हाँ। हम अपने ग्रह को पृथ्वी कहते हैं, लेकिन अगर कोई एलियन इसे देखें तो शायद वो इसे पानी ग्रह कहेगा। बिल्कुल। और इस पानी का ज्यादातर हिस्सा हमारे 5 महासागरों में है। नोट्स में उनके नाम दिए गए हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। और जब हम कहते हैं भी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, तो हमारा मतलब सच में हाँ, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा, कोई अंदाजा? अंदाजा ये है कि प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के बाकी सारे महाद्वीप समा सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। अरे वाह! और इसकी सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच इतनी गहरी है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उसमें डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी के 1 मील नीचे होगी। ये तो कल्पना से भी परे है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि हम जमीन के नक्शे तो जानते हैं, पर पानी के नीचे की ये दुनिया आज भी एक रहस्य है। बिल्कुल। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर है। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और उथला है, जो ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। तो हमने जमीन की बात की, पानी की बात की, अब उस हवा के कंबल की बात करते हैं जो इन सबको ढके हुए हैं। हमारा तीसरा क्षेत्र, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। हाँ, नोट्स में लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। ये दिलचस्प है कि आपने इसे कंबल कहा, क्योंकि कंबल हमें गर्म रखता है और वायुमंडल भी तो यही करता है,
है ना? बिल्कुल। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए ये पृथ्वी के तापमान को इतना बनाए रखता है कि यहाँ जीवन पनप सके। इसके बिना तो पृथ्वी एक बर्फीला गोला होता। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। और ये सिर्फ गर्मी नहीं रखता, बल्कि हमें बचाता भी है। जैसा कि नोट्स में कहा गया है, ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। ये एक अदृश्य छाते की तरह है। और ये वायुमंडल सिर्फ एक गैस का गोला नहीं है, इसकी अलग अलग परतें हैं। जैसे प्याज के छिलके। हाँ। सबसे नीचे वाली परत ट्रोपोस्फियर में ही हमारे सारे मौसम बनते हैं। बादल, बारिश, तूफान सब यहीं होता है। और उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन लेयर है, हमारी प्लैनेट की सनस्क्रीन। बहुत बढ़िया। आपने बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के दिए गए पॉइंट को ही और गहरा बना दिया। और ये वायुमंडल बना है कई गैसों से। नोट्स में मुख्य गैसों का जिक्र है: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। हम अक्सर ऑक्सीजन को सबसे जरूरी मानते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं, लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा लगभग 78% नाइट्रोजन है। अच्छा। तो इसके महत्व को 2 बिंदुओं में समेटा गया है: जीवन के लिए आवश्यक और मौसम और जलवायु नियंत्रित करता है। ये दोनों ही बातें पृथ्वी को बाकी ग्रहों से अलग बनाती हैं। और अब हम आते हैं उस जादुई क्षेत्र पर जहां ये तीनों, जमीन, पानी और हवा, एक साथ मिलते हैं। चौथा और आखिरी क्षेत्र, जीवमंडल, बायोस्फीयर। बिल्कुल। इसकी परिभाषा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। हाँ। ये कोई चौथी अलग जगह नहीं है, बल्कि एक इंटरसेक्शन या मिलाप का क्षेत्र है। एकदम सही। ये एक बहुत ही संकरी या तंग सी परत है। समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक जहां भी जीवन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पौधे, पशु या मनुष्य, वो सब जीवमंडल का हिस्सा है। जैसे एक मछली। हाँ, जैसे एक मछली पानी जलमंडल में रहती है, पर वो सांस भी ले रही है वायुमंडल से घुली ऑक्सीजन, और उसे पोषक तत्व भी चाहिए जलमंडल से, इसलिए वो जीवमंडल का हिस्सा है। हम जमीन स्थलमंडल पर रहते हैं और हवा वायुमंडल में सांस लेते हैं, तो हम भी जीवमंडल का हिस्सा है। तो नोट्स की ये लाइन कि जीवमंडल तीनों मंडलों को जोड़ता है, असल में इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी सच है। बिल्कुल, ये वो गोंद है जो बाकी तीनों हिस्सों को एक सार्थक कहानी में जोड़ता है। एकदम सही। और इसी के साथ हम पृथ्वी के इन 4 बड़े पुर्जों को समझ चुके हैं। अब जूम इन करते हैं और स्थलमंडल के सबसे बड़े हिस्सों यानी महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं। हाँ, नोट्स के अनुसार पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका सबसे ठंडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ये सिर्फ नाम और आकार की बात नहीं है। हर महाद्वीप की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। जैसे एशिया, नोट्स कहते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप और भारत इसी में स्थित है। ये सिर्फ आकार में सबसे बड़ा नहीं है, ये विविधताओं का महाद्वीप है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं है और दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर भी यहीं है। अगला है अफ्रीका, जिसके बारे में लिखा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका क्या खास महत्व है? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का बीच से गुजरना अफ्रीका को जबरदस्त जलवायु विविधता देता है। इसके उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, बीच में घने वर्षावन है और दक्षिण में सवाना के घास के मैदान हैं। अच्छा, फिर आता है यूरोप, जिसके लिए लिखा है सभ्यता का केंद्र। ये थोड़ी बड़ी बात लगती है। इसे ऐतिहासिक संदर्भ में देखना जरूरी है। जब हम पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं तो यूरोप उसका केंद्र रहा है, जहां से विज्ञान, लोकतंत्र और औद्योगिक क्रांति जैसे विचार दुनिया में फैले। सही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये इतना विकसित इसलिए भी हुआ क्योंकि इसका भूगोल इसे बाकी महाद्वीपों, खासकर एशिया और अफ्रीका से आसानी से जोड़ता था, जिससे विचारों और व्यापार का एक बड़ा नेटवर्क बन गया। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया, जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा गया है, ये तो काफी अनोखा है। द्वीपीय महाद्वीप या आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा है और किसी दूसरे महाद्वीप से जमीन से नहीं जुड़ा है। इसी अलगाव की वजह से यहाँ कंगारू और कोआला जैसे अनोखे जानवर विकसित हुए जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और आखिर में अंटार्कटिका, बर्फ से ढका और मानव आबादी नहीं। क्या ये बस एक बंजर बर्फीली जमीन है? देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर आज के समय में अंटार्कटिका दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है।
यहाँ की बर्फ में लाखों साल पुराने जलवायु के राज दफन हैं। अच्छा। यहाँ स्थायी आबादी तो नहीं है, पर दुनिया भर के वैज्ञानिक वहां जाकर रिसर्च करते हैं ताकि हम अपने ग्रह को बेहतर समझ सकें। वाह, तो ये महाद्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि पृथ्वी की विविधता की जीती जागती मिसालें हैं। अब इस बातचीत के अंतिम हिस्से पर आते हैं, महासागर और उनका महत्व। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हमने स्थलमंडल की तो बहुत बात की, पर ये महासागर भी उतनी ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। नोट्स में 3 मुख्य महत्व बताए गए हैं। पहला, पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे? महासागर एक विशाल बैटरी की तरह है जो सूरज की गर्मी को सोखते हैं और समुद्री धाराओं के जरिए उसे पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। इससे कहीं बहुत ज्यादा गर्मी और कहीं बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। समझ गया। दूसरा पॉइंट है वर्षा में सहायक। ये तो सीधा सा लगता है, पानी भाप बनकर उड़ता है और बादल बनते हैं। हाँ, लेकिन इसका पैमाना बहुत बड़ा है। दुनिया में होने वाली ज्यादातर बारिश का स्रोत महासागर ही है। वो हमारे ग्रह के वाटर साइकिल का इंजन है। और तीसरा पॉइंट है समुद्री व्यापार का साधन, जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ है। सही बात है। आज हम जो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, उसका ज्यादातर सामान बड़े बड़े जहाजों में इन्हीं महासागरों के रास्ते एक देश से दूसरे देश पहुंचा है। कि किसी एक में हुआ छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम पर असर डालता है। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ नोट्स के कुछ पॉइंट्स नहीं रहे, बल्कि हमारे ग्रह की एक पूरी कहानी बन गए हैं। उम्मीद तो यही है। चलो, अब इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्सों को एक फटाफट रिवीजन में समेट लेते हैं। बिल्कुल। पेश है रीकैप, क्विक रिवीजन। तो इसका मतलब है कि ये शक्तियां हमेशा काम कर रही हैं, एक लगातार खींचतान चल रही है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ है आंतरिक शक्तियां, इंटरनल फोर्सेस, जो जमीन के अंदर से काम करती हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की सतह एक चादर की तरह है और कोई नीचे से उसे ऊपर धकेल रहा है या नीचे खींच रहा है। बिल्कुल। और ये शक्तियां भूमि को आकार देने वाली पहली सबसे बड़ी ताकतें हैं। अच्छा। जब हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो असल में हम धरती के भीतर की गर्मी और दबाव को बाहर आते देख रहे होते हैं। राइट। यही दबाव जमीन को ऊपर उठाकर एक पूरा पहाड़ बना देता है। भूकंप वो भी इसी आंतरिक हलचल का ही नतीजा है जो जमीन को ऊपर नीचे कर सकता है। और फिर दूसरी तरफ है बाहरी शक्तियां, एक्सटर्नल फोर्सेस, जो सतह के ऊपर काम करती हैं। ये एक मूर्तिकार की तरह है ना, जो पहले से मौजूद पत्थर को धीरे धीरे तराशता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे नदी जो लाखों सालों तक एक ही रास्ते से बहकर चट्टानों को काट देती है और एक गहरी घाटी बना देती है। या फिर हवा जो रेगिस्तान में रेत उड़ा उड़ा कर टीले बना देती है। सही कहा। ये बाहरी शक्तियां लगातार जमीन को घिसती और काटती रहती हैं। इनमें नदी, पवन, हिमनद, ग्लेशियर जिसे कहते हैं। हाँ, हिमनद और समुद्री लहरें, ये सब शामिल हैं। तो एक शक्ति निर्माण करती है तो दूसरी उसे नया आकार देती है। वाह। इसी संतुलन से हमें वो अलग अलग स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स दिखती हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो चलिए इन स्थलाकृतियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्वत, माउंटेन्स, जो सबसे ऊंचे और विशाल होते हैं। सोर्स के हिसाब से इनकी ऊंचाई आमतौर पर 600 मीटर से ज्यादा होती है और ये भी अलग अलग तरीकों से बनते हैं। हाँ, और इनके बनने का तरीका ही इन्हें एक अलग पहचान देता है। सबसे आम है मोड़दार पर्वत, जिन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स? इसे ऐसे समझिए कि 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। टकरा रही हैं। हाँ, और उनके टकराने से बीच की जमीन किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर हिमालय और आल्प्स का उदाहरण दिया गया है। ये तो दुनिया के सबसे बड़े और नए पर्वत है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेटें आज भी टकरा रही हैं और हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। यही तो इसमें सबसे दिलचस्प बात है। ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, बस बहुत धीमी है। ओके। दूसरे प्रकार के पर्वत हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक? हाँ जी, ब्लॉक। यहाँ जमीन टकराती नहीं बल्कि टूट जाती है और उसका एक बड़ा हिस्सा, एक ब्लॉक, आसपास की जमीन से ऊपर उठ जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण वोज्ज पर्वत है। अच्छा। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन्स। ये तो जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। लावा निकलता है, ठंडा होकर जमता है, फिर और लावा निकलता है और परत दर परत एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। हाँ,
माउंट फूजी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वाह। और इन पर्वतों का महत्व सिर्फ उनकी ऊंचाई में नहीं है, ये प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं, नदियों का उद्गम स्थल होते हैं और बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। पहाड़ों से उतर कर अब आते हैं पठारों पर, प्लेटोज। ये भी ऊंचे होते हैं लेकिन ऊपर से एकदम सपाट, एक टेबल की तरह। हाँ, टेबल टॉप की तरह। और इनके किनारे खड़े ढलान वाले होते हैं। भारत का दक्कन पठार और तिब्बत का पठार इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत के पठार को तो दुनिया की छत भी कहते हैं और पठारों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। खनिजों के मामले में हाँ, ये खनिज संसाधनों के भंडार होते हैं। साथ ही पठारों से जब नदियां नीचे गिरती हैं तो वो जल विद्युत उत्पादन मतलब हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए एक आदर्श स्थिति बनाती हैं। और फिर ऊंचाई से बिल्कुल नीचे आते हैं मैदान, प्लेन्स। ये सपाट और निचले क्षेत्र होते हैं। ये बनते कैसे हैं? हमारे सोर्स बताते हैं कि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, वो लाती हैं और उसे मैदानों में बिछा देती हैं। अच्छा। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसी प्रक्रिया का नतीजा है और यही वजह है कि मैदान खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। और जहाँ खेती अच्छी होगी वहाँ जनसंख्या भी घनी होगी। एकदम। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर और उद्योग मैदानों में ही बसे हैं। भोजन, आवास, परिवहन, मतलब हर चीज के लिए मैदान आदर्श हैं। अब अगर हम बाहरी शक्तियों द्वारा बनाई गई कुछ और छोटी स्थलाकृतियों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जैसे कि नदी सिर्फ मैदान ही नहीं बनाती, वो पहाड़ों को काटकर घाटियां, वैलीज भी बनाती है और जब वो समुद्र से मिलती है तो अपने साथ लाई मिट्टी से डेल्टा का निर्माण करती है। उसी तरह पवन रेगिस्तान में रेतीले टीले सैंड ड्यून्स बनाती है। हाँ, और हिमनद यानी बर्फ की नदी जब खिसकती है तो यू आकार की घाटियां बनाती है, यू शेप्ड वैलीज। जी, ये सब दिखाता है कि पृथ्वी की सतह कितनी ज्यादा गतिशील है। अंत में ये सारी स्थलाकृतियां मिलकर मानव जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन से उद्योग लगाते हैं, ये सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। हाँ, ये सब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम पर्वत पर हैं, पठार पर हैं या मैदान में। ये हमारे जीवन का कैनवस तय करती हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जिन जमीनी आकारों को हम स्थायी मान पर चलते हैं वे असल में लाखों सालों की एक धीमी गति की फिल्म का एक फ्रेम मात्र हैं। हाँ, सही कहा। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में उठता है, अगर आंतरिक और बाहरी शक्तियां पृथ्वी का कैनवस हैं तो क्या मानव गतिविधियां एक तीसरी शक्ति के रूप में उस कैनवस पर अपने स्थायी निशान नहीं छोड़ रही हैं? तो अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो ये जो फैलाव है सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर और दूसरी तरफ एकदम पूरब में अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, मतलब लगभग 30 डिग्री का अंतर। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही 30 डिग्री का अंतर समय में आप समझिए लगभग 2 घंटे का फर्क पैदा कर सकता था। 2 घंटे? हाँ, सोचिए, अरुणाचल में सुबह 4 बजे सूरज निकल रहा है और गुजरात में वहां लगभग 6 बज रहे हैं। अरे तब तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता। बहुत ज्यादा। अगर हर राज्य अपना अपना समय मानता तो व्यापार, ट्रेनें, दफ्तर सब कुछ गड़बड़ा जाता। अच्छा, तो इसी व्यावहारिक मुश्किल से बचने के लिए एक मानक समय की जरूरत पड़ी। और इसीलिए ये 82.22 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली रेखा चुनी गई जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। हाँ, ताकि पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलें, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सबका एक ही समय। ये तो हुआ देशांतर, मतलब पूर्व से पश्चिम का फैलाव। हाँ, लेकिन उत्तर से दक्षिण का जो फैलाव है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, वो भी तो बहुत कुछ तय करता होगा। बिल्कुल, ये भारत की जलवायु में विविधता लाता है। आप ऐसे सोचिए कि दक्षिण में कन्याकुमारी के पास आपको एकदम उष्णकटिबंधीय मौसम मिलेगा, गर्मी और उमस, और उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां। ये सब इसी अक्षांशीय फैलाव का नतीजा है। और कर्क रेखा 30.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, वो तो देश के लगभग बीच से गुजर जाती है। सही कहा। ये तो जैसे देश को 2 जलवायु क्षेत्रों में ही बांट देती है। एकदम। ये रेखा एक तरह से भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय हिस्सों के बीच एक अदृश्य सीमा बनाती है। अच्छा। अब इसी विशाल भौगोलिक विस्तार को अगर हम दुनिया के नजरिए से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7वें सबसे बड़े देश हैं। और जनसंख्या में तो हम दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक हैं ही। हाँ,
चलिए अब इस विशाल देश के आसपास देखते हैं। हमारे पड़ोसी कौन कौन है? नोट्स में जिक्र है उत्तर पश्चिम का। हाँ, उत्तर पश्चिम में हमारी सीमाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। फिर जैसे ही हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, एक विशाल बर्फीली दीवार खड़ी हो जाती है, हिमालय। और उसके पार? उसके पार हैं चीन, नेपाल और भूटान। ये सीमा कोई इंसानी लकीर नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और पूरब की तरफ? पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है। अच्छा, ये तो हो गए जमीनी पड़ोसी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मतलब समुद्री पड़ोसी भी हैं? हाँ, दक्षिण में पाक जल डमरू मध्य से अलग हुआ श्रीलंका और अरब सागर में मालदीव। मतलब हम जमीन और समंदर दोनों तरफ से दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यहीं से भारत के अंदर की कहानी शुरू होती है। इसका भौतिक स्वरूप नोट्स में 6 प्रमुख भागों का जिक्र है। शुरुआत हिमालय से ही करते हैं। इसे युवा मोड़दार पर्वत कहा गया है। युवा का क्या मतलब है? क्या पहाड़ भी बूढ़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा। हाँ, भूविज्ञान की दुनिया में हिमालय एक किशोर की तरह है, जिसमें अभी भी बहुत ऊर्जा है। मतलब ये अभी भी बन रहा है? हाँ, ये अभी भी बन रहा है। करोड़ों साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर टकराई थी, और उस टक्कर से जो जमीन ऊपर उठी वही आज हिमालय है। और वो टक्कर आज भी जारी है? हाँ, बहुत धीमी गति से, लेकिन आज भी जारी है। इसीलिए तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अरे वाह! और इसके युवा होने का एक और मतलब है कि ये पहाड़ अभी भी अस्थिर हैं। इसीलिए ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है। और भूस्खलन की खबरें भी हम यहीं से सुनते हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक जीती जागती बदलती हुई भौगोलिक ताकत है। और ये सिर्फ उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को नहीं रोकती, ये भारत का वाटर टैंक भी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। और इन्हीं नदियों ने बनाया है उत्तरी मैदान, जहाँ की मिट्टी कहते हैं बहुत उपजाऊ है। एकदम सही। जब ये नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, तो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी, गाद, मतलब खनिज लेकर आती हैं। अच्छा। इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हजारों सालों से ये नदियां इस मिट्टी की परतें बिछाती आ रही हैं। और इसीलिए ये मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बन गया। हाँ, यही वजह है कि यहाँ इतनी घनी आबादी बसी है। ये भारत का अन्न भंडार है। लेकिन इन्हीं नदियों में तो बाढ़ भी आती है। हाँ, वो एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। मॉनसून में जब पानी बढ़ता है, तो यही जीवन देने वाली नदियां विनाशकारी भी हो जाती हैं। मतलब जीवन और विनाश दोनों एक साथ। अच्छा, इन मैदानों से जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, तो प्राय द्वीपीय पठार का जिक्र आता है। ये तो उत्तरी मैदानों की नरम मिट्टी से काफी अलग होगा। बहुत अलग। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी ऊंची मेज की तरह का भूभाग है। मैदानों से ऊंचा, पर हिमालय जैसा नुकीला नहीं। और ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है ना? सबसे पुराना और सबसे स्थिर। जब हिमालय बन रहा था, तब ये पठार पहले से एक बूढ़ी मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। और इसका क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जमीन के नीचे के कीमती खनिज जैसे लोहा, कोयला, मैंगनीज, वो सब सुरक्षित रह गए। उन्हें किसी भूचाल या ज्वालामुखी ने नष्ट नहीं किया। इसीलिए आज भारत के ज्यादातर खनिज संसाधन इसी पठारी इलाके से निकलते हैं। दक्कन का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। भारतीय मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान। हाँ, यहाँ का दृश्य कैसा होगा? आप कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए वहां तक फैले सुनहरे रेतीले टीले। दिन में वो झुलसा देने वाली गर्मी और रात में एकदम ठंडी हवा। बारिश बहुत कम और बस कंटीली झाड़ियां। लेकिन यहाँ भी तो एक अपनी संस्कृति है। बिल्कुल, इसकी अपनी एक खास संस्कृति है, अपना एक जीवन है। रेगिस्तान के बाद आते हैं तटीय मैदान, यानी समुद्र के किनारे वाले इलाके। सही पकड़ा आपने। भारत के दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट के पास ये तटीय मैदान है। और ये व्यापार के लिए बहुत जरूरी होंगे। बहुत ज्यादा। ये इलाके मछली पालन, नारियल की खेती और हाँ, बंदरगाहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों सालों से भारत के बंदरगाह दुनिया के लिए दरवाजे का काम करते आए हैं। और आखिर में आते हैं द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। हाँ, ये तो भारत की मुख्य भूमि से बिल्कुल कटे हुए हैं। इनमें क्या अंतर है? सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं। नहीं, दिखने और बनने में ये जमीन आसमान जितने अलग हैं। अच्छा, कैसे? बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार हैं, वो दरअसल पानी के नीचे की एक विशाल पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। मतलब पानी के नीचे के पहाड़? हाँ, जो बाहर निकल आई हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट से बने हैं, इसलिए वहां आपको ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे।
और लक्षद्वीप? वहीं अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप प्रवाल यानी कोरल से बने हैं। कोरल, वो जो छोटे समुद्री जीव होते हैं? हाँ बिल्कुल। लाखों छोटे समुद्री जीवों के कंकाल जब एक साथ जुड़ते हैं तो चट्टानें बना देते हैं। इसलिए लक्षद्वीप के द्वीप समतल हैं, रेतीले हैं, छोटे हैं और उनके चारों ओर नीले हरे रंग के लैगून हैं। वाह, मतलब एक ही देश में दो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया। यही तो भारत की खासियत है। तो ये हो गई भारत की भौगोलिक विविधता। हिमालय की बर्फीली चोटियां, उत्तरी मैदानों की उपजाऊ मिट्टी, पठार की खनिज संपदा, और असली कहानी तो इन अलग अलग भौगोलिक मंचों पर रहने वाले लोगों की है। बिल्कुल सही। जैसा भूगोल वैसा ही जीवन। हिमालय की ठंड में रहने वालों का खान-पान और पहनावा तटीय इलाकों की गर्मी में रहने वालों से बिल्कुल अलग क्यों है? इसकी जड़ें इसी भूगोल में हैं। हाँ, मैदानों में जहाँ गेहूं और चावल मुख्य भोजन है, वहीं तटीय इलाकों में मछली और नारियल, ये सब प्रकृति तय करती है। और इसी वजह से भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। सही बात है। यहाँ भाषाएं, धर्म, खान-पान, वेशभूषा, त्योहार, सब कुछ किलोमीटर पर बदल जाता है। नोट्स में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। इसके बावजूद भारत में एकता पाई जाती है। ये कैसे संभव होता है? जब सब कुछ इतना अलग है तो वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखता है? देखिए, ये एकता सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, ये ऐतिहासिक और आर्थिक भी है। अच्छा? सदियों से व्यापार के रास्ते, तीर्थ यात्राएं, इन सब ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है। आप ऐसे समझिए कि उत्तर के अनाज के मैदान हमेशा से दक्षिण के मसालों पर निर्भर थे। और तटों के बंदरगाह पूरे देश के लिए दुनिया का दरवाजा थे। बिल्कुल। कश्मीर का केसर गुजरात के बाजारों में बिकता था और तमिलनाडु के मंदिर में उत्तर भारत से भी लोग आते थे। मतलब ये सिर्फ भाईचारा नहीं बल्कि एक दूसरे पर गहरी निर्भरता भी है। हाँ, और इसी विविधता को सहेजने के लिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था अपनाई गई, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। संविधान ने सभी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को मानने की आजादी दी। तो सहिष्णुता और आपसी सम्मान ने इन सभी विविधताओं को एक गुलदस्ते में फूलों की तरह सजा कर रखा है। सही कहा। अलग होते हुए भी एक होने का एहसास ही भारत की असली पहचान है। जब हम भारत की इतनी भौगोलिक और सांस्कृतिक परतों को देखते हैं, हिमालय की ऊंचाई से लेकर तटीय मैदानों की गहराई तक और अनगिनत भाषाओं और त्योहारों तक, तो एक सवाल मन में आता है कि भारत का असली चरित्र क्या है? क्या वो भूगोल है जिसने यहाँ की नियति तय की, या वो लोग हैं जिन्होंने उस भूगोल को अपनाकर एक अनूठी संस्कृति बनाई? और भविष्य में? हाँ, भविष्य में जब दुनिया और तेजी से बदल रही है, तब ये भौगोलिक नियति और सांस्कृतिक पहचान का संतुलन कैसे बना रहेगा, ये सोचने वाली बात है। तो जब कोई कहता है भारत की जलवायु, तो उसके मुंह से असल में मानसूनी जलवायु ही निकल रहा होता है ना? लेकिन मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि इस एक मानसूनी टैग के नीचे कितनी ज्यादा विविधता है। एक तरफ चेरापूंजी है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ जैसलमेर का रेगिस्तान, जहां कई कई साल सूखा पड़ता है। ये सब एक ही मानसूनी जलवायु का हिस्सा कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। हाँ। क्योंकि यहीं पर भारत की जलवायु की असल खूबसूरती और जटिलता छिपी है। देखिए, मानसूनी शब्द का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। अच्छा। इसका असली मतलब है पवनों की दिशा का पूरी तरह से उलट जाना। पूरी तरह से? हाँ, गर्मी में समुद्र से जमीन की ओर और सर्दी में जमीन से समुद्र की ओर। यही वो मौलिक लय है जिस पर भारत का पूरा मौसम, आप कह सकते हैं, नाचता है। और इसी एक बड़ी लय के अंदर पहाड़ों की ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इन सब कारणों से छोटी छोटी अनगिनत लय बनती हैं। अच्छा। और वही चेरापूंजी और जैसलमेर का फर्क पैदा करती हैं। अच्छा, तो ये एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। जिसमें मुख्य धुन तो मानसून की है। हाँ। लेकिन अलग अलग हिस्से अपने अपने मतलब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस ऑर्केस्ट्रा के संगीत को ऋतुओं के हिसाब से देखें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक तरह की खामोशी से, मतलब शीत ऋतु से। ठीक है। अक्टूबर से फरवरी तक का समय। सूरज दक्षिण की ओर जा चुका होता है, जमीन ठंडी होने लगती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो भूमध्य सागर से नमी लेकर आते हैं, जो पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में हल्की बारिश करते हैं। और ये बारिश फसलों के लिए अच्छी होती है। ये रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए अमृत की तरह होती है।
और फिर मार्च आते आते ये शांति भंग होने लगती है। हाँ, सूरज जैसे अपना बदला लेने के लिए लौटता है। मार्च से मई तक जमीन इतनी तपती है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में, कि वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। मैं सही समझ रही हूँ कि यही तपिश और यही लू असल में आने वाली बारिश का न्योता है? बिल्कुल। ये प्रकृति का एक अद्भुत नाटक है। जमीन जितनी ज्यादा तपेगी, निम्न दाब उतना ही गहरा होगा। और यही गहरा निम्न दाब हिंद महासागर के ऊपर मौजूद नमी से भरी हवाओं को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत है। तो जो लू हमें परेशान करती है, वही मानसून को बुलाने की तैयारी भी कर रही होती है। और फिर जून में वो पहला धमाका होता है, केरल के तट पर मॉनसून। हाँ, दस्तक देता है। हाँ, दस्तक देता है। लेकिन ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का इंजन चालू होने जैसा है। हमारी कृषि का 70% से ज्यादा हिस्सा आज भी मानसून पर निर्भर है। 70% से ज्यादा जलाशय और नदियां इसी 4 महीने की बारिश से भरते हैं। अरे वाह! ये सिर्फ खेतों के लिए पानी नहीं है, ये हमारे घरों में आने वाला पीने का पानी है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में बनने वाली बिजली है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉनसून कमजोर रहा या देरी से आया तो असर सिर्फ फसलों पर नहीं बल्कि पीने के पानी के संकट से लेकर बिजली उत्पादन तक पर पड़ता है। इसका प्रभाव तो बहुत ही व्यापक है। बहुत ज्यादा। इसीलिए मॉनसून की हर हलचल पर पूरे देश की नजर होती है। फिर सितंबर के बाद ये चक्कर पलटता है। ठीक है। जमीन ठंडी होने लगती है, निम्न दाब खत्म हो जाता है और पवनें अपनी दिशा बदल लेती हैं। ये है मॉनसून का लौटना, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। और मौसम सुहावना हो जाता है। एकदम। आसमान साफ, नीला, हवा में हल्की ठंडक और त्योहारों का मौसम शुरू। तो ये तो हुई मौसम की बात, इस अद्भुत चक्र की बात। लेकिन इस बदलते मौसम का, इस गर्मी, सर्दी और बारिश के नाटक का जमीन पर क्या असर होता होगा? मतलब ये वहां के पेड़ पौधों की किस्मत कैसे तय करता है? ये सीधा सीधा तय करता है। आप कह सकती हैं कि किसी भी जड़ा की वनस्पति वहां के तापमान, वर्षा और मिट्टी की रेसिपी से बनती है। रेसिपी? दिलचस्प। हाँ, जहां बहुत ज्यादा बारिश और गर्मी होगी वहां एक अलग तरह का जंगल उगेगा। जहां बारिश कम और गर्मी ज्यादा होगी वहां का जंगल बिल्कुल अलग होगा। इसी रेसिपी के आधार पर हम भारत के विशाल जंगलों को मोटे तौर पर 5 अलग अलग प्रकारों में देख सकते हैं। चलिए, तो फिर इन जंगलों की एक सैर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं जहां रेसिपी में बारिश सबसे ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से ही लगता है कि यहाँ हमेशा बहार रहती है। और ऐसा है भी। ये जंगल उन इलाकों में है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा सालाना बारिश होती है। 200 सेंटीमीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यहाँ इतने किस्म के पेड़ पौधे एक दूसरे से सूरज की रोशनी की होड़ करते हैं कि वो एक मल्टी लेयर्ड कैनपी, एक बहुस्तरीय छतरी। जी, एक बहुस्तरीय छतरी बना लेते हैं। ये इतनी घनी होती है कि जमीन तक सूरज की रोशनी पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जंगल के फर्श पर हमेशा अंधेरा और नमी बनी रहती है। मुझे कल्पना करने में भी एक अजीब सा रोमांच महसूस हो रहा है। घने पेड़, अंधेरा, पत्तों से छनकर आती कुछ रोशनी की किरणें और शायद अजीब अजीब कीड़ों और जानवरों की आवाजें। ये हमें भारत में कहाँ देखने को मिलेंगे? इसके बेहतरीन उदाहरण आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ महोगनी, आबनूस, रबड़ जैसे पेड़ मिलते हैं जिनकी लकड़ी बहुत कीमती होती है। लेकिन इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। नहीं, क्योंकि ये इतने घने और दुर्गम होते हैं कि इनका व्यावसायिक रूप से ज्यादा उपयोग नहीं हो पाया है। इन घने रहस्यमयी जंगलों से निकलकर अब हम उस जंगल में आते हैं जो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जी। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, है ना? जी। क्योंकि इनका पूरा जीवन चक्र मॉनसून की लय पर चलता है। ये उन इलाकों में होते हैं जहां बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ के पेड़ों ने पानी की कमी से निपटने का एक शानदार तरीका निकाला है। क्या? जैसे ही शुष्क मौसम आता है, ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा। ताकि वाष्पीकरण से पानी का नुकसान कम से कम हो। ये प्रकृति के अनुकूलन यानी अडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन जब ये पेड़ अपनी पत्तियां गिराते होंगे तो पूरा जंगल वीरान सा नहीं लगता होगा? वीरान लगता है, लेकिन ये एक जरूरी प्रक्रिया है। और ये जो पतझड़ है,
ये सिर्फ पानी बचाने की एक तरकीब नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में जंगल के फर्श के लिए खाद बनाने की एक विशाल फैक्ट्री है। हाँ? ये गिरी हुई पत्तियां गलकर मिट्टी को वो पोषण देती हैं जिससे अगली मॉनसून में जंगल फिर से जी उठता है। वाह, ये तो एक चक्र है जो खुद को जिंदा रखता है। बिल्कुल। यहाँ आपको सागौन, साल, शीशम और चंदन जैसे आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पेड़ मिलेंगे। और सागौन की लकड़ी का तो भारत में एक अलग ही रुतबा रहा है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के महल के दरवाजों से लेकर रेलवे स्लीपर तक और आज के मॉडर्न फर्नीचर तक इसकी मजबूती और चमक की कोई बराबरी नहीं है। चलिए, अब हम एक ऐसे इलाके की कल्पना करते हैं जहां बारिश की रेसिपी और कम हो जाती है। मान लीजिए 70 सेंटीमीटर से भी कम। तो वहां आपको मिलेंगे कांटेदार वन और झाड़ियां। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। पेड़ दूर दूर होते हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। पानी बचाने के लिए पत्तियों ने कांटों का रूप ले लिया है ताकि सतह का क्षेत्रफल कम हो। सही, और पानी का वाष्पीकरण रुके। बबूल, खैन, खजूर, कैक्टस यहाँ के मुख्य खिलाड़ी हैं। इन पौधों की जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। ये तो जीने के लिए एक संघर्ष की कहानी है जो हमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ सूखे इलाकों में देखने को मिलती है। अब मैदानों से हटकर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है पर्वतीय वनों का मामला तो और भी दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प। यहाँ नियम बदल जाता है। यहाँ वनस्पति बारिश से ज्यादा ऊंचाई पर निर्भर करती है। ऊंचाई पर? हाँ, इसे ऑल्टीट्यूडनल जोनेशन कहते हैं। ये ऐसा है मानो आप कुछ ही किलोमीटर्स की चढ़ाई में भूमध्य रेखा से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक का सफर तय कर रहे हों। ये तो कमाल की बात है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं हमें अलग अलग तरह के जंगल मिलते जाते हैं। बिल्कुल। हर 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। 6.5 डिग्री? जी, और यही बदलाव पूरी वनस्पति को बदल देता है। आप देखेंगी कि 1500 मीटर तक आपको चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे पेड़ मिलेंगे। 1500 से 3500 मीटर के बीच आपको नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी पेड़ जैसे पाइन, देवदार। हाँ, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस दिखने लगेंगे। और 3600 मीटर से ऊपर जाने पर ये पेड़ भी खत्म हो जाते हैं और अल्पाइन घास के मैदान शुरू हो जाते हैं, जिन्हें बुग्याल भी कहते हैं, है ना? जी, बुग्याल या पयार। और आखिर में एक ऐसा जंगल जो ना मैदान में है ना पहाड़ पर, बल्कि खारे पानी में खड़ा है, मैंग्रोव वन। ये कैसे मुमकिन है? ज्यादातर पौधे तो खारे पानी में गल जाते हैं। यही तो मैंग्रोव का जादू है। ये तटीय इलाकों और नदियों के डेल्टा में उगते हैं, जहां मीठा और खारा पानी मिलता है। अच्छा। इनकी जड़ें बहुत जटिल होती हैं, जो इन्हें दलदली मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखती हैं। और सबसे अनोखी बात क्या है? इस दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इन पेड़ों की कुछ जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर उगती है। ऊपर की ओर? क्यों? ताकि हवा से सीधे ऑक्सीजन ले सकें। इन्हें न्यूमेटोफोर्स या श्वासमूल कहते हैं। 1 मिनट, जड़ें सांस लेती हैं? मैंने तो हमेशा सुना था कि पत्तियां सांस लेती हैं। ये तो प्रकृति का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सुंदरबन ही है ना? हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। और सुंदरबन का नाम आते ही रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। बिल्कुल। ये दुनिया का इकलौता मैंग्रोव हैबिटेट है जहां बाघ पाए जाते हैं, जो तैरने में भी माहिर होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक खास जंगल एक खास जीव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ बाघ की बात नहीं है। जब जंगल इतने विविध हैं, तो जाहिर है कि उनमें रहने वाला वन्य जीवन भी उतना ही विविध होगा। एक सींग वाले गैंडे से लेकर एशियाई शेर तक। भारत की बायोडायवर्सिटी तो वाकई लाजवाब है। और ये सब मिलकर एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हैं। ये जंगल सिर्फ लकड़ी या जानवरों का घर नहीं है, ये हमारे क्लाइमेट रेगुलेटर हैं। कार्बन सोखते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, मिट्टी को बहने से बचाते हैं, और अनगिनत समुदायों की आजीविका का स्रोत हैं। हाँ। इसी महत्व को समझते हुए ही इनके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क्स, हाँ। और वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाना। लेकिन इनमें फर्क क्या है? मुख्य फर्क नियमों की सख्ती का है। नेशनल पार्क में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि पर पूरी तरह से रोक होती है। अच्छा, पूरी तरह से? जी, वहां आप सिर्फ एक पर्यटक के तौर पर जा सकती हैं। हाँ। जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में कुछ हद तक स्थानीय समुदायों को लकड़ी इकट्ठा करने या पशु चराने जैसी सीमित गतिविधियों की इजाजत होती है। पर मकसद दोनों का एक ही है। मकसद एक ही है, वन्य जीवों और उनके आवास को सुरक्षित रखना।
और प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र किए बिना तो ये बातचीत अधूरी है। बिल्कुल वो तो संरक्षण का एक आइकॉनिक उदाहरण बन गया है। बिल्कुल 1973 में जब ये शुरू हुआ तब भारत में बाघों की संख्या 2000 से भी कम हो गई थी। इतनी कम? जी, प्रोजेक्ट टाइगर का मकसद सिर्फ बाघों को बचाना नहीं था, बल्कि अम्ब्रेला स्पीशीज के तौर पर बाघ को सुरक्षित करके पूरे इकोसिस्टम को बचाना था। मतलब विचार ये था कि अगर आप जंगल के राजा को बचा लेंगे तो उसके नीचे का पूरा साम्राज्य यानी पूरा जंगल अपने आप बच जाएगा। और इसके नतीजे तो शानदार रहे हैं। आज भारत में दुनिया के 70% से ज्यादा बाघ रहते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये हमें दिखाती है कि अगर सही नीति और इच्छा शक्ति हो तो हम इस संतुलन को बिगड़ने से बचा सकते हैं। वनों की कटाई पर रोक लगाना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना भी इसी संरक्षण का हिस्सा है। तो ये पूरी बातचीत एक तस्वीर साफ करती है कि जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन ये तीनों एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। एक को खींचने का मतलब है बाकी दोनों पर तनाव डालना। और इसी समझ से वो अंतिम सवाल पैदा होता है जो हम सबको सोचना चाहिए। हम प्रोजेक्ट टाइगर जैसे अरबों रुपए के राष्ट्रीय अभियानों और वनों की कटाई पर रोक जैसे बड़े बड़े कानूनों की बात करते हैं, लेकिन इस विशाल ताने बाने में किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने घर के आंगन में लगाया गया एक अकेला पेड़, वो कहाँ फिट बैठता है और उसका असल में क्या महत्व हो सकता है?